हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक जो है सॉल्यूशन कर लिया था। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 75 नंबर तक। तो जितना हो सके मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा और वीडियो में एंड तक बने रहेगा प्लीज़, ताकि आपको जो है नॉलेज मिल सके कि किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड यहाँ पे भी जो है CUCET जो भी है वो भी कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट करता है एवरी ईयर, इसीलिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब बिना देरी के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्या है? द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन टंगस्टन इज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगमुर आइसोथर्म विथ के इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? के का जो वैल्यू दिया हमें दिया हुआ है 0.40 दिया हुआ है। एंड द फ्रैक्शन सरफेस कवरेज एट प्रेशर इज इक्वल टू 1 kPa, मतलब प्रेशर दिया हुआ है कितना 1 kPa दिया हुआ है। एंड k इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.40। ये दोनों चीज़ पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए कुछ इस प्रकार है। तो देखिए फ्रॉम लैंगमुर आइसोथर्म, ये थीटा होगा, ये x बाय नहीं होगा, ठीक है। लैंगमुर आइसोथर्म से क्या होता है Kp/1 + Kp, ये आपने पढ़ा ही होगा। अब देखिए k का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ था 0.40 एंड p का वैल्यू 1 दिया हुआ था, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 तो है ही, प्लस k का वैल्यू फिर से 0.40 इंटू 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0.40 इंटू 1 0.40 हो जाएगा। एंड 0.40 इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू 1.40। तो ये इतना आ जाएगा वैल्यू। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.29। सो द करेक्ट आंसर इज, हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आइए देखते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा 0.29। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। द टर्नओवर नंबर फॉर एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन इज वेयर E0 एंड Rmax आर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फॉर एंजाइम एंड मैक्सिमम रेट रेस्पेक्टिवली। तो इसका जो करेक्ट जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा Rmax/E0। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द A cyclic heat engine operates between a source temperature of 927 डिग्री सेल्सियस एंड सिंक टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो सोर्स होता है वो T हायर पे प्रेजेंट होता है, हायर टेम्परेचर दिया हुआ है, एंड 27 जो है T लोअर दिया हुआ है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? तो इसे आप नोट कर लीजिए पहले 927 एंड 27। अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे, जो हम हीट इंजन निकालते हैं, ठीक है, जो एफिशिएंसी हम निकालते हैं वो केल्विन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 927 दिया था, उसे हम 273 ऐड कर देंगे तो 1200 केल्विन हमारा आ जाएगा। एंड 27 हमें डिग्री सेल्सियस दिया हुआ था, उसे हम जो केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 ऐड कर देंगे तो हमारा ये 300 हो जाएगा। अब ये जो 1200 है वो T हायर है एंड 300 है वो T लोअर है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू T हायर माइनस T लोअर बाय T हायर। एंड परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो T हायर पे क्या है 1200, T लोअर पे क्या है 300 एंड T हायर पे 1200 है। तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो 900 आ जाएगा एंड यहाँ पे डिवाइड बाय 1200 आ जाएगा इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। देन जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका 75% जो है आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए जो हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी कितनी 75% हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। वो कैसे देखिए? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी फॉर वेरियस स्टेट्स ऑफ CO2 इज, मतलब CO2 का 3 स्टेट दिया हुआ, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनका एंट्रोपी पूछा जा रहा है। तो आपको पता है सॉलिड ज़्यादा मूव कर सकता है, सॉरी गैस ज़्यादा मूव कर सकता है, देन लिक्विड, देन सॉलिड। तो सॉलिड सबसे कम मूव करेगा तो CO2 गैस भी तो सबसे ज़्यादा मूव करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए CO2 गैस का सबसे ज़्यादा होगा, देन CO2 लिक्विड एंड CO2 सॉलिड, मतलब करेक्ट ऑप्शन इज आवर C। ठीक है। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम विथ आइस। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। हमें क्या बोला गया है कि एक इस तरीके का कंटेनर है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। अब इस पे जो है हम कुछ आइस क्यूब्स डालते हैं। मान लेते हैं ये हमारे आइस क्यूब्स है, ठीक है, ये इस तरीके हमने आइस क्यूब डाल दिया। तो पूछ रहा है इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो आपको पता है जो ये हमारा आइस है और वाटर है, दोनों ही वाटर के ही कंपोनेंट है, लिक्विड वाटर और ये दोनों वाटर के कंपोनेंट है। मतलब यहाँ पे कंपोनेंट एक हो गया। अब यहाँ पे वाटर और आपको आइस को एक लेयर सेपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेजेस कितने हो जाएंगे? कंपोनेंट 1 हो गए एंड फेज जो हो गए 2 हो गए। अगर कंपोनेंट और फेज आपको पता चल गया तो आप जो है इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे?
F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2, तो कंपोनेंट 1 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वो है हमारा ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 माइनस 2 प्लस 2 जो हमने निकाला तो 1 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए ये क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे। द कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन फॉलोज द ऑर्डर, मतलब हमें कंडक्टेंस पूछा जा रहा है, तो कंडक्टेंस के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस जो होता है, ठीक है, जो भी है वो हमारे आयंस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, आयंस के मूवमेंट पे, ठीक है, मूवमेंट पे डिपेंड करता है, ये बात ठीक है। मतलब जितना छोटा आयंस होगा वो उतना ज़्यादा मूव करेगा, और जितना ज़्यादा वो मूव करेगा उसका उतना ज़्यादा उसका मोबिलिटी हो जाएगा, मोबिलिटी। अब जितना ज़्यादा मोबिलिटी होगा उतना ज़्यादा उसका कंडक्टेंस होगा, इतना क्लियर है। मतलब जितना छोटा आयंस वो उतना अच्छा मूव कर पाएगा, उतना अच्छा मूव करे तो उसका उतना ज़्यादा मोबिलिटी होगा, और उतना ज़्यादा मोबिलिटी होगा तो उतना अच्छा उसका कंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप साइज देखेंगे तो आप देखेंगे कि लिथियम प्लस ज़्यादा है, देन आपका सोडियम, देन पोटेशियम, मतलब लिथियम सबसे छोटा है देन पोटेशियम, तो आप इसका करेक्ट ऑप्शन ए मार के चले आएंगे। लेकिन ये सरासर गलत है, आपको पहले क्वेश्चन देखना होगा। क्वेश्चन क्या है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, डायल्यूशन पे जो है, ठीक है, आपने सॉल्वेशन पढ़ा होगा कि जितना छोटा केटायन होता है, जितना छोटा केटायन होता है, मतलब केटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज होता है, मान लीजिए एन है, तो एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा और उसमें आप जितना डायल्यूशन करेंगे तो उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जो है आपके वहाँ पे अटैच होते जाएंगे। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे इस तरीके से जो है वाटर अटैक हो जाएंगे। मतलब कहने का मतलब यही है, सॉल्वेशन जैसे ही अगर आप उसमें वर्ड आ जाता है तो जितना छोटा केटायंस होता है, जितना, इसे आप नोट कीजिए, जितना छोटा केटायन होगा उतना कम मोबिलिटी होगा। अब जितना छोटा केटायन होगा उतना कम मोबिलिटी होगा अट डायल्यूशन के केस में। नॉर्मल में तो ठीक है, डायल्यूशन केस में उतना कम मोबिलिटी होगा, इसलिए उसका उतना ही कम उसका कंडक्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम है, पोटेशियम सबसे बड़ा केटायन, तो उसका सॉल्वेशन जो है सबसे कम होगा, इसलिए पोटेशियम का सबसे ज़्यादा यहाँ पे डायल्यूशन के केस में कंडक्टेंस होगा, देन सोडियम, देन लिथियम। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा जाएगा डी, इसे आप याद रखिएगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मोलिकुलर ऑक्सीजन एंड मोलिकुलर हाइड्रोजन एट 300 केल्विन इज, मतलब टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट था। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, हमें दिया हुआ है क्या, सबसे पहले आप जान लीजिए जो RMS होता है वो क्या होता है, 3RT/m होता है। तो यहाँ पे RMS फॉर ऑक्सीजन लिखें तो 3RT/MO2 एंड RMS ऑफ H2 लिखें तो 3RT/MH2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या किया हुआ है कि O2 और H2 के बीच में रेशियो लिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 3RT/MO2 बाय 3RT/MH2 हमने यहाँ पे ले लिया है। अब देखिए जो 3RT कर जाएगी वो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये MH2 ऊपर चला जाएगा एंड ये MO2 नीचे रहेगा, तो यहाँ पे MH2/MO2 लिख सकते हैं। एंड MH2 का कितना मोलिकुलर मास होगा, 2 होगा, एंड MO2 का हो जाएगा 16 × 2 = 32 हो जाएगा। तो 1 ये हो जाएगा 2/32, तो 2 1 जा 2 एंड 2 16 जा 32, तो 1/16 हो जाएगा, एंड 1 का रूट हो जाएगा 1 और 16 का हो जाएगा 4, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा 1:4। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1:4। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है देखिए, द हार्मोनिक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फॉर अन डायटोमिक मॉलिक्यूल V1, मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो हमें V1 दिया हुआ है पहला केस में। इफ़ वी इंक्रीज द रिड्यूस मास बाय 4 टाइम्स व्हाट विल बी द रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब अब रिड्यूस मास था उस पर प्रेजेंट, उससे हमने इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स, 4 म्यू कर दिया, तो क्या होगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपने सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा होगा कि म्यू इक्वल टू होता है 1/2π k/μ होता है। अब जो ये जो वैल्यू है इसे सबसे पहले उन्होंने दिया, ये μ1 है, और ये जो यहाँ पे म्यू दिखाता है ये होता है हमारा रिड्यूस मास, और ये जो k होता है ये हमारा फोर्स कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट होता है। तो अब सेकंड स्टेप में क्या बोला गया, यहाँ पे पहले मैं ये बता लेता हूँ कि ये अगर μ1 है तो म्यू इक्वल टू μ1 केस मान लिया केस में, क्योंकि ये वैल्यू का तो वैल्यू μ1 है। अब यहाँ पे क्या है, नाव कर दिए, जो ये म्यू था उसे हम 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिए, 4 म्यू कर दिए, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख दिए म्यू इक्वल टू 1/2π k/4 म्यू।
इतना हो गया। अब बताइएगा 4 का रूट कितना आता है 1/2 और अंदर क्या बचा 1/2 पाई k बाई म्यू, ये वैल्यू बच गया। अब ये जो वैल्यू है इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं μ1, इसे आप लिख सकते हैं μ1 और ये बचा एक्स्ट्रा क्या 1/2, मतलब जो म्यू जो फाइनल हो गया वो μ1/2 हो जाएगा। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर हमारा इस केस के लिए हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हमारा होगा कुछ नहीं बट μ1/2। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड द सैचुरेशन इज विथ रेस्पेक्ट टू, ये होता है इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो हमारा KCl और Hg2Cl2। तो ये था हमारा सॉल्यूशन आज के। तो अगर उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।